Hello my cute little students, this video is for Maharashtra Board Class 10 students. इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। ये चैप्टर हम 3 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, जाकर आप उसे ज़रूर देखिएगा। इस पार्ट के बाद हम लोग एक थर्ड पार्ट भी बनाने वाले हैं। सो अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको पता होगा कि सेकंड और थर्ड पार्ट में आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। इस चैप्टर का नाम है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। नाम से ही पता चलता है कि हम इंडिया में हिस्ट्री राइटिंग के ट्रेडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। So before we actually begin with the video, here is a little something you should know about me. Hi, my name is Simran Matlani and I have completed my master's degree in history. मुझे हिस्ट्री पढ़ना और हिस्ट्री पढ़ाना दोनों ही बहुत अच्छा लगता है और मेरा इस चैनल से सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आप लोगों के लिए भी हिस्ट्री को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाऊं। चलते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आगे बढ़ेंगे, एक्चुअली शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू कर चुके हैं और ये सेकेंड पार्ट है इसका। ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न इंडिया में हिस्ट्री लिखने का क्या ट्रेडिशन था। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्टोग्राफी की वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स पे। इसमें मैंने आपको एक छोटा सा यहाँ पे नोट बनाया है कि ये इसका मतलब होता है कि इंडिया की हिस्ट्री लिखने पर जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं वो होते हैं वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। इसमें हम 2 पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। पहली वो आइडियोलॉजीज जो ब्रिटिश पीरियड में डेवलप हुई और बाद में आने वाले वीडियो में हम वो आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे जो कि आगे चल के पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में डेवलप हुई थी। जो आइडियोलॉजीज या जो पर्सपेक्टिव्स कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड में डेवलप हुए थे, उसमें सबसे पहला था कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, फिर है ओरिएंटल हिस्टोरियोग्राफी और तीसरा है नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ये तीनों रीड करके मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज करूं इससे पहले मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से ये पूरी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पर 3 लोगों की बात करते हैं। एक पहले मैं कॉलम बना देती हूँ। ये रहा कॉलोनियल आइडियोलॉजी, ये रही ओरिएंटल आइडियोलॉजी और ये रही नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। मान लीजिए 3 लोग हैं, पर्सन ए, पर्सन बी और ये है पर्सन सी। मान लीजिए पर्सन ए और बी यूरोपियंस है। लेट्स से पर्सन ए इज ब्रिटिश and person B is German. And when it comes to person C, he is an Indian nationalist. एक कॉलोनियल, एक ब्रिटिश किस नजरिए से इंडिया की हिस्ट्री को देखता है और एक जर्मन ओरिएंटल किस पर्सपेक्टिव से इंडिया की हिस्ट्री को देखता है, इसमें बहुत फर्क है दोनों ही यूरोपियंस, बट दोनों का पर्सपेक्टिव कंप्लीट ऑपोजिट है। और कॉलोनियल और नेशनलिस्ट जो है इनका भी पर्सपेक्टिव एक दूसरे से कंप्लीट ऑपोजिट है। जो पर्सन ए है वो सोचता है कि इंडिया की कोई हिस्ट्री ही नहीं है। उसका कहना है कि हमारे आने से पहले इंडियंस जो थे अनसिविलाइज्ड थे, हाथ से खाने वाले जंगली लोग होते हैं ना, उनको ऐसा लगता था कि हम वो हैं। उनके हिसाब से इंडिया की हिस्ट्री ब्रिटिशर्स के आने से पहले एकदम स्टैग्नेंट, एकदम ठहरी हुई सी थी। उनका पर्सपेक्टिव ये है कि जब हम आए तो हमने उन्हें सिविलाइजेशन सिखाई, हमने उन्हें मैनर्स सिखाए, हमने उन्हें नॉलेज दिया, हमने उन्हें साइंस दी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की और इनके साथ ट्रेड करके हमने उन्हें प्रोग्रेस दिया। जबकि ऐसा नहीं है, आप लोग भी जानते हैं कि ऐसा सच नहीं है। कि एक ओरिएंटल क्या सोचता है इसके ऑपोजिट में? एक ओरिएंटल का कहना है कि इंडिया की हिस्ट्री है और वो बहुत ही रिच है। उनका कहना है, मान लो दो आपने देखा होगा 2 तरह के टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में। एक होता है जिसको हर जगह पे कचरा, हर जगह पे गर्मी, सब कुछ बुरा है, सब कुछ गंदा है, ऐसा सोचता है इंडिया के लिए।
और आपने एक देखे होंगे टूरिस्ट जो ऐसा कहते हैं कि अरे इंडिया के पास कितना कल्चर है, उनको रिलीजन देखो, उनकी डेडिकेशन देखो, उनका आर्ट, उनकी पेंटिंग, आर्किटेक्चर देखो, तो उनके पास कितना कुछ है। तो ये भी वैसे ही थे। ओरिएंटल्स कहते थे कि इंडिया की हिस्ट्री बहुत ही रिच है। इंडिया की नहीं, ओरिएंटलिस्ट का अप्रोच था ना ओवरऑल ईस्ट के कंट्रीज की तरफ ऐसा ही था, चाहे इंडिया हो, चाहे इंडोनेशिया, म्यांमार और ऐसी कंट्रीज क्यों ना हो ईस्ट की। उनका कहना था कि इंडिया की हिस्ट्री बहुत रिच है, उनके पास बहुत ही डाइवर्स कल्चर है, उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, और बहुत ही प्यारे रिचुअल्स होते हैं इनके यहाँ। इनके आर्किटेक्चर कितने खूबसूरत हैं, हमारे ब्रिटिश आर्किटेक्चर से कितने अलग हैं, हमारे यूरोप के आर्किटेक्चर से कितना अलग है, इनकी लैंग्वेज हमसे कितनी अलग है। और उनका इंटरेस्ट होता था कि हम सीखें इनका कल्चर कैसा है, इनकी भाषाएं कैसी हैं। तो ये एक ओरिएंटल की अप्रोच जो हिस्ट्री लिखते थे ना, वो ऐसा हुआ करता था कि वो इंडिया को ना बहुत ही एक माइस्टिक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंड की तरह देखते थे, कोई मैजिकल लैंड की तरह देखते थे। जो नेशनलिस्ट थे ना, वो टोटल कॉलोनियल्स के एकदम ऑपोजिट थे। वो प्राइड फील करते थे कि हमारे यहाँ इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे किंग्स हैं जो बहुत ही ब्रेव थे। हमारे जो वॉरियर्स थे ना, वो बहुत ब्रेव थे, बहुत लॉयल थे। हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच है। हमारे यहाँ जो आर्किटेक्चर है, हमारे यहाँ वो बहुत सफिशिएंट है कि हम हमारे लिए आर्किटेक्चर अंग्रेजों के आने के बाद नहीं आया, हमको पहले से ही आर्किटेक्चरल नॉलेज था। हमारे यहाँ साइंटिफिक नॉलेज भी था, हमारे यहाँ योगिक नॉलेज था, योगा का ज्ञान है, हमें साइंस का ज्ञान है, हमें मैथ्स की, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा और विक्रमशिला और उदंतपुरी जैसी यूनिवर्सिटीज थी जहाँ मैथ्स साइंस जैसे सब्जेक्ट सिखाते थे। तो नेशनलिस्ट जो थे ना, वो इस बात पे प्राइड फील करते थे कि हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही रिच है, बहुत ही सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारी कोई हिस्ट्री नहीं थी, हम अनसिविलाइज थे, हम जंगली थे। नहीं, हमारे यहाँ भी शहर थे, टाउन्स थे, दिल्ली जैसे शहर थे, फिर मराठास ने शहर बसाए, विजयनगर था। तो ये सब चीजें थी जिसे नेशनलिस्ट कहते थे कि हाँ हमारी हिस्ट्री है, कॉलोनियलिस्ट पीपल आर रॉन्ग, हमारी हिस्ट्री है और बहुत ही रिच हिस्ट्री है। और वो बहुत पेट्रियोटिक माइंडसेट से इंडिया की हिस्ट्री को लिखते थे। अब देखिए, जब एक और बात है कि चाहे ओरिएंटलिस्ट ये मानते थे कि इंडिया की हिस्ट्री बहुत रिच है, कल्चर बहुत रिच है, सब कुछ बढ़िया है, पर कई बार ना उनके लिखने के जो रीजंस होते थे ना, मान लो उन्होंने जो हिस्ट्री हमारे देश के इतिहास को जानने की जो वजह थी ना, वो भी कई बार ना इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म ही हुआ करती थी, या हम पे जैसे वो ताकि बेहतर हमें एडमिनिस्टर कर सके। अब देखो, जैसे मान लो कि एक एक रियल इंसिडेंट से बताती हूँ, मुझे पर्सन के नाम याद नहीं आ रहा है, बट एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने इंडिया के बहुत सारे हमारे वेदास को, हमारे बहुत सारे ओल्ड सेक्रेड टेक्स्ट जो होते हैं, एंड इवन जो इस्लामिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इस्लामिक बुक्स हैं, उनकी भी स्टडी की, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर हमारे आने से पहले ये लोग अपने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे। वो हमारी सोसाइटी को समझने की कोशिश करते थे ताकि वो हम पे बेटर रूल कर सकें, अंडरस्टैंडिंग ओनली टू रूल अस बेटर। कहते हैं ना, आपको कहीं पे भी अगर राज करना है ना, तो ये समझ जाओ कि वहां का एनवायरनमेंट कैसा है। कि तो ये ओरिएंटलिस्ट ना कई बार हमारे पुराने सेक्रेट टेक्स्ट, हमारी रिलीजियस टेक्स्ट को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानने के लिए इसीलिए सिर्फ एक्साइटेड होते थे ताकि हम ये समझ सके कि इन पर हम और बेहतर राज कैसे करें। तो कहीं ना कहीं ओरिएंटलिस्ट ऑल्सो हैड एन इम्पीरियल रीजन। ये एक वजह और है, एक्सेप्ट फॉर कि उनको इंटरेस्ट होता था, कई बार जेन्युइन इंटरेस्ट होता था, कई बार इंपीरियल इंटरेस्ट होते थे कि
ओरिएंटलिस्ट के भी कई बार अपने इंपीरियल कॉलोनियल इंटरेस्ट हुआ करते थे। उसमें एक इंक्लाइनेशन कह सकते हो कि एक टिल्ट था, एक झुकाव था कि आखिर हम हैं तो ब्रिटिश, हम हैं तो यूरोपियंस, हम इन पे राज करने करने वाले लोग हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे आने से पहले इन पे, इनके ऊपर जो राज करते थे, जो राजा थे, वो कैसे किया करते थे, ताकि हम अपना राज बेहतर कर सकें। ये बात आपको आगे इस टेक्स्ट बुक में पढ़ के भी समझ में आएगी, जिसे कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के लिए लिखा है। द अर्ली स्कॉलर्स हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री वर मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। आपको पता होगा कि कई सारी क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी। चर्च पीपल, जो क्लर्जीमैन होते हैं, वो आए थे ताकि वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सके। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट चला रहे हैं और जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए हैं, वो सब उन्होंने, उनमें से कईयों ने इंडिया की हिस्ट्री लिखी। देयर प्रेजुडिस इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी यहाँ पे बताया था कि प्रेजुडिस हुआ करता था कि इंडिया के कल्चर की तरफ, इंडिया के हिस्ट्री की तरफ। जेम्स मिल के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा कि उनकी राइटिंग में भी प्रेजुडिस दिखता था। द प्रेजुडिस इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड। साफ साफ दिखाई देता है कि वो इंडिया के लिए एक प्रेजुडाइस रखते हैं, इंडिया की तरफ एक अनरीजनेबल लाइकिंग है उनकी। In some in the way some of them have ridiculed Indian culture, ridiculed, मजाक उड़ाते थे वो इंडिया के कल्चर का। Their writings were used to justify the colonial British rule। जैसा मैंने कहा ना कि ये क्या सोचते थे कि हमारे आने से, ये लोग हमारे आने से पहले अनसिविलाइज्ड है, जब हम आए तो हमने इन्हें सिविलाइज किया। ये लोग तो पहले हाथ से खाना खाने वाले लोग थे, नीचे बैठ के जमीन पे बैठ के खाना खाने वाले लोग थे। हमने इन्हें डाइनिंग डाइनिंग टेबल्स दी, हमने इन्हें स्पून और नाइफ से खाना खाना सिखाया। तो उन्होंने क्या किया, ये एक जस्टिफाई किया कि भाई हमने सिर्फ इनके साथ बुरा नहीं किया, हमारे हमने कुछ अच्छा भी किया है। हमारा जो राज था ना, हमारा जो रूल था ना इनके ऊपर, इनकी वजह से इनको तमीज सीखी इन्होंने, ऐसा इनका माइंडसेट था। टू जस्टिफाई द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। यार हमने यहाँ रेलवे बिछाई, हमने यहाँ रोड्स बनाए, हमने यहाँ पोर्ट बनाया, हमने इन लोगों के साथ ट्रेड करके इनसे बहुत सारा पैसा इनसे कमाया, और साथ ही हमने इनको तमीज सिखाई। तो वो ये कहते थे कि ये सब रीजंस हैं जस्टिफिकेशन के, खुद को एक क्या कहते हैं कि ताकि उन पे कोई उंगली ना उठाए, जस्टिफाई करना चाहते थे अपने कॉलोनियलाइजेशन को। The 5 volumes of Cambridge History of India, published during 1922 to 1937 CE, are distinct example of colonial historiography. Cambridge History of India, ये बुक है ना, ये करीबन 5 वॉल्यूम्स में, सोचो 5 वॉल्यूम्स इन्होंने लिखे कि सिर्फ अपना रूल जस्टिफाई कर सकें देश पे। वो एक डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल, एक बढ़िया एग्जाम्पल है ये समझने का कि कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, कॉलोनियल हिस्टोरियंस, ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया की हिस्ट्री किस तरह से लिखते थे, वो कितना मजाक उड़ाते थे और कितना अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते थे डेस्परेटली। फिर ओरिएंटल हिस्टोरियोग्राफी। मेनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशंस इन कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। मैंने कहा ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, ईस्ट के लिए, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जबकि जो ईस्ट के जो देश हैं दुनिया में, उनके लिए बहुत क्यूरियोसिटी रखते थे अपने मन में कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। हमारे यूरोप में तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो लोग ऐसे रिवाज से नहीं शादी करते, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलता, हमारे यहाँ कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनता। तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है ना कि जब आप हम अपने आप से किसी अलग इंसान को देखते हो, तो वो क्यूरियोसिटी इनके अंदर भी थी। ये भी यूरोपियन स्कॉलर्स थे। Some of those scholars felt admiration and respect। भाई रिस्पेक्ट है इंडिया की भी, और एडमायरेशन है। एक कहते हैं ना कि आंखें भर के देखते थे कि अरे बाप रे, यहाँ तो क्या क्या खूबसूरत ताजमहल है, इतना खूबसूरत गोल्डन टेम्पल है, इतनी खूबसूरत फोर्ट बने हुए हैं, इतने खूबसूरत महल बने हुए हैं। आज भी देखो लोग आते हैं राजस्थान के कई सारे पैलेस रिजॉर्ट्स में रहते हैं कि इंडिया के कल्चर के लिए एक एडमायरेशन रखते हैं। इन्हीं को कहते हैं ओरिएंटलिस्ट, यानी ईस्ट ओरिएंटेड।
The Orientalists studied the similarities between Sanskrit and some of the European languages. इन्होंने ये भी देखा कि आखिर संस्कृत लैंग्वेज में और उनकी यूरोपियन भाषाओं में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या है जो उन दोनों में सेम है. They focus more on Vedic tradition and Sanskrit literature. सोचो हम लोग में से आज कितने हैं जो संस्कृत लिटरेचर में इंटरेस्ट लेते हैं, बट ये ब्रिटिशर्स थे जिनका इंटरेस्ट किस में था, जिनका फोकस कहाँ था, संस्कृत लिटरेचर में और वेद के ट्रेडिशन में. हमारे वेदास में जो ट्रेडिशंस हैं, जो हम प्रैक्टिसेस हमें सजेस्ट की गई हैं, बताई गई हैं, उनमें इनका इंटरेस्ट हुआ करता था. Their studies resulted in formulating the notion of an ancient language that could be the mother of all Indo-European languages. उनकी स्टडीज का एक रिजल्ट क्या था कि एक नया नोशन, एक नई थ्योरी कह सकते हो, फॉर्म हुई कि एंशियंट लैंग्वेज दैट कुड बी द मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस. देखिए उनका क्या कहना था कि हो सकता है कई सारी इंडियन यूरोपियन लैंग्वेजेस का जो मदर है, यानी जो पेरेंट है, जिनसे इवॉल्व होके बहुत सारी आज की प्रेजेंट डे लैंग्वेजेस निकली हैं, वो इंडिया से हो सकती हैं, कि वो कोई एंशियंट इंडियन लैंग्वेज हो सकती है. In 1784, Sir William Jones founded Asiatic Society in Kolkata. ये एशियाटिक सोसाइटी इन 1784, सर विलियम जोन्स, नाम याद रखिएगा. अच्छा, सर विलियम जोन्स से मुझे ये भी याद आया, आपको याद है मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था ब्रह्मी स्क्रिप्ट के बारे में, जो कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस में यूज की गई थी. और इवन आई थिंक वो जो फर्स्ट पेज पे आपके राइट हैंड साइड पे छोटा सा कॉलम है सोहगोड़ा कॉपर प्लेट का, उसमें भी ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज की गई है. तो वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है ना, जैसे मैंने बताया ना हड़प्पन स्क्रिप्ट हमको समझ में नहीं आती, वैसे ही सर विलियम जोन्स की डेसिफर से करने से पहले हमें ब्रह्मी स्क्रिप्ट का भी पता नहीं था. हमको इंस्क्रिप्शंस तो पता थे कि एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमें पता है कि हड़प्पन सील्स एग्जिस्ट करती हैं, पर हमको ये नहीं पता था कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट जो है वो है क्या, वो लिखी कैसे गई है, उसका आइडिया हमको नहीं था, उसका नॉलेज नहीं था कि उस वर्ड, उनके अल्फाबेट्स क्या हैं. ये सर विलियम जोन्स थे, जो आई थिंक, हो सकता है मैं गलत हूं, बट आई थिंक 1736 के साल में या मे बी 1756 के ईयर में इन्होंने ब्रह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया. तब हमको समझ में आया कि अशोका के इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा हुआ है, इन्होंने डेसिफर किया था उसको. इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी भी इस्टेब्लिश की कोलकाता में. इसका रीज़न क्या था कि ताकि इंडिया के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, जितना भी इंडिया का हिस्टोरिकल हेरिटेज है ना, वो हम सब जमा करें. इन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, इन्होंने ऑलमोस्ट 80,000 कॉइन्स, इंडिया की 80,000 पुरानी कॉइन्स का कलेक्शन जमा हुआ था एशियाटिक सोसाइटी में. उससे इन्होंने काफ़ी रिसर्च होती है, आज भी काफ़ी रिसर्च होती है कि इन पे. इट ओपन द डोर्स फॉर रिसर्च, जैसे मैंने कहा, इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री. एंशियंट इंडिया का लिटरेचर, किताबें और उनकी हिस्ट्री. अमंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर, ये सबसे इम्पोर्टेंट नाम है जब आप ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के पर्सपेक्टिव को स्टडी करते हैं. डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन. फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर, ये नाम आप गलती से मत भूलिएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इनके ओपिनियन में क्या कहना था, संस्कृत दुनिया की सबसे एंशियंट लैंग्वेजेस में एक है. ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर. संस्कृत लिटरेचर में भी इनका बहुत इंटरेस्ट था. इन्होंने ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड संस्कृत टेक्स्ट हितोपदेश. हितोपदेश एक संस्कृत टेक्स्ट था, उनको इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया. He was the editor of 50 volumes of the sacred books of the East. उन्होंने 50 वॉल्यूम्स में ये बुक लिखी, 50 पार्ट्स में. मैं तो आपको ये लेक्चर भी 3 पार्ट में करा रही हूँ. इन्होंने तो ईस्ट की जो सेक्रेड बुक्स हैं उस पे 50 वॉल्यूम्स लिखे, 50 किताबें लिखी. ये बुक नाम याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, आई थिंक आया भी है. उन्होंने ऋग्वेदा, जो कि 4 वेदास होते हैं, उनमें से पहला होता है ऋग्वेद,
और उन्होंने ऋग्वेदा को भी कंपाइल किया, विच हैज बिन पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम्स। 6 वॉल्यूम्स में उन्होंने ऋग्वेदा को पब्लिश किया और ऋग्वेदा को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। उसके बाद है लेटली एडवर्ड सेड, अ स्कॉलर हु has re-evaluated the Orientalist writings, has thrown light on imperial interest of Orientalist scholars. एडवर्ड सेड ने क्या किया? एडवर्ड सेड ने ये किया कि जितना भी काम ओरिएंटलिस्ट राइटिंग्स में हुआ है, जितना भी काम ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स ने किया है, उनको वापस इवेल्युएट किया, उनको एग्जामिन किया और किस बात पे दृष्टि की, किस बात पे रोशनी डाली? उन्होंने इस बात पे रोशनी डाली कि ओरिएंटलिस्ट राइटिंग में भी ना, ओरिएंटलिस्ट जो स्कॉलर थे ना, उन्होंने जो लिखा वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने इंपीरियल इंटरेस्ट के साथ लिखा। जैसा मैंने कहा ना, ये समझने उनको नए लॉस फॉर्मुलेट करने थे कि हमें देश में सिविल लॉस फॉर्मुलेट करने हैं। अरे यार, आज पेन चलती क्यों नहीं? सिविल लॉस फॉर्मुलेट करने हैं, हमें क्रिमिनल लॉस फॉलो बनाने हैं। तो उनके लिए उनको जानना था कि हमारे आने से पहले इनके यहाँ पे एक लॉस कैसा हुआ करते थे, इनके यहाँ का कल्चर कैसा था, किसको कैसी सजा मिलती थी। तो फिर उस हिसाब से इन्होंने सोचा कि चलो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इनके यहाँ हमारे आने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती थी, टैक्स कैसे वसूली जाती थी, कितना परसेंट टैक्स चार्ज किए जाता था। तो इन सब बातों से हमें समझ में आएगा कि हम कितना परसेंट और इन पे टैक्स कर सकते हैं, हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन में और कितने चेंजेस कर सकते हैं। तो वो इंपीरियल इंटरेस्ट है कि उनको राज करने का था, तो उनको जानना चाहिए था। इसलिए ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स कई बार सिर्फ इसीलिए इंडिया में इंटरेस्ट लेते थे, इंडिया के पास्ट में इंटरेस्ट लेते थे, ताकि वो आगे अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकें। Nationalistic historiography, the writings of Indian historians who are trained in British educational system, show an inclination to restore the pride and the ancient glory of India and self-esteem of the Indian readers. ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जिस पीरियड में आई ना, वो ऐसा वक्त था जहां पे इंडिया अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था। बहुत ही टेढ़ा लिख दिया। जहाँ पे इंडिया अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहा था। तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस का क्या सोचना था ना कि हमें अपनी हिस्ट्री को दोबारा विजिट करना चाहिए, अपने हिस्ट्री के जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें वापस पढ़ के उनके ऊपर हमें आर्टिकल्स, बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स में लिखना चाहिए, ताकि हम लोगों तक ये बात पहुंचा सकें कि हमारे इतिहास में पहले भी कितने लोग थे जिन्होंने बहुत ही शौर्य से, बहुत ही ब्रेवरी के साथ फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट लड़ा। हमने कई बार देखा है, लोग राणा सांगा के बारे में कहते हैं जिन्होंने मुगल्स से फाइट किया। हम मराठास को देखते हैं जिन्होंने मुगल्स और पोर्चुगीज दोनों से फाइट किया। लोग इनका ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस चाहते थे कि हम जो इंडिया के कॉमन लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाएं कि हमारे देश में हमारे यहाँ कितने ऐसे राजा और कितने ऐसे वॉरियर्स हुए हैं जिन्होंने पहले भी देश की आजादी के लिए लड़ा है, कि और हम वापस वही कर सकते हैं, हम वापस लड़ सकते हैं और वापस अपने आप को इंडिया को हम अंग्रेजों से आजाद कर सकते हैं और वापस अपना सेल्फ रूल, अपनी सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सकते हैं। कि तो वो क्या चाहते थे कि हम इंडियंस के अंदर वो वापस वो प्राइड जो है ना वो रिस्टोर करें। वापस हम इंडिया की जो एंशियंट ग्लोरी है, जो एंशियंट टाइम्स की इंडिया में ये है, एक मिनट, हाँ, जो एंशियंट टाइम्स में हमारे यहाँ लोग हुआ करते थे, जो हमारा नॉलेज था, हम वापस वो लोगों तक पहुंचाएं, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ाएं। अच्छा, ये होते भी ना ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम से थे। ये ना, जैसे अंग्रेज आए तो वो अपने साथ अपना वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम भी लाए। जैसे मैंने कहा ना कि वो हमारे देश के पुराने इतिहास में इसीलिए इंटरेस्ट लेते थे कि वो हमें समझ सकें, वैसे ही वो अपने साथ ना अपना एजुकेशन सिस्टम लाए। क्योंकि उनके लिए ना जो छोटे मोटे काम के लिए हम क्लर्क वगैरह या रखते हैं ना, जैसे उस काम के लिए उनके लिए बहुत महंगा पड़ रहा था कि हम
ब्रिटेन से जहाज में अपने लोगों को मंगवाए, तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो रहा था। तो वो चाहते थे कि हम इंडियंस को ही पढ़ाते हैं, अपनी वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, इंडियंस को ही पढ़ाएंगे और उन्हें बहुत सस्ते में हायर कर लेंगे। तो बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियंस जो थे ना, वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में ही पढ़े हुए थे। बट जैसे जैसे उनको उन्होंने पढ़ा कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, तो उनको समझ में आया कि अरे दुनिया में बाकी जगहों पे भी तो लोगों ने अंग्रेजों के राज से फाइट किया है, कि उनसे आजादी पाई है, कि तो हम भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने देखा कि अरे हमारी हिस्ट्री में भी तो बहुत सारे राजा थे जिन्होंने फॉरेन इन्वेडर्स से लड़ा है, तो हम बिल्कुल इंडियंस भी कर सकते हैं। मतलब वो एक देख लो दो तरफा बात हो गई, कि हमने यहाँ पे देखा कि अरे फ्रांस और इंग्लैंड में, फ्रांस जैसा कंट्री और रशिया और ब्रिटेन, अमेरिका, ये लोग भी फॉरेन पावर से लड़ रहे हैं, ये लोग भी अपनी आजादी के लिए लड़ चुके हैं। फिर हमारे यहाँ के राजा भी लड़ चुके हैं। तो दोनों तरफ से एक एक्सटर्नल इम्पैक्ट, एक इंटरनल इम्पैक्ट, एक एजुकेशन का इम्पैक्ट था, अंग्रेजों की एजुकेशन का, इंडिया की अपनी हिस्ट्री का। दोनों ने मिलके एक ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन बनाया जिसने इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट को ना बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना मोमेंटम दिया, एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया जब नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखना शुरू किया। तो इसीलिए इनकी राइटिंग्स को नेशनलिस्टिक कहते हैं, कि क्योंकि ये देश की तरफ समर्पित थी, नेशन की तरफ डेडिकेटेड थी। महाराष्ट्र में इनकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? महाराष्ट्र में थे विष्णु शास्त्री चिपलूनकर जी। इनका नाम बहुत फेमस है, इन्होंने महाराष्ट्र के हिस्ट्री रिलेटेड बहुत कुछ लिखा। इन्होंने देखते हैं, ही क्रिटिसाइज द प्रेजुडिस्ड हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। इनकी निंदा करते थे कि तुम अंग्रेज क्यों ऐसा लिखते हो, कि हमारे एक तो हमारे इतिहास की तरफ तुम बेवजह ही एक पता नहीं क्यों इतना अनरीजनेबल प्रेजुडिस है तुम लोगों का, फिर उनको इतना गलत लिखते हो। कि द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ट्राइड टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडिया की हिस्ट्री में भी एक गोल्डन एरा था। गोल्डन एरा इंडिया की हिस्ट्री में कहते हैं कि गुप्तास के पीरियड में था। गुप्ता एज को कहते हैं इंडिया की गोल्डन एज। तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस भी वही चाहते थे कि हम भी अपने स्वर्ण काल को, अपनी गोल्डन एज को डिस्कवर करें, ढूंढें। दे आर एट टाइम्स ब्लेम्ड फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल ट्रूथ। कई बार लेकिन इन पे ये भी इल्जाम आता है कि कई बार ना ये बहुत सारी हिस्टोरिकल सच्चाई है ना इग्नोर भी करते हैं। कि जस्ट गिव मी अ मिनट। देखो, हिस्टोरिकल ट्रूथ मतलब क्या? जो हुआ था इतिहास में वो सच्चाई। अब कई बार नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ना देश प्रेम में कहते हैं ना, जोश जोश में कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल देना, तो ऐसा कई बार हिस्ट्री लिखते वक्त उनसे हुआ करता था। कई बार सच्चाई है ना, सच्चाई और देश प्रेम के बीच में कहते हैं ना एक लकीर होती थी जो वो मिट जाती थी। के इसमें तो वो होता था कि इन पे ये भी इसलिए इन पे इल्जाम पड़ता था कि कई बार ना ये हिस्टोरिकल ट्रुथ, असल सच्चाई ना, असल असल सच्चाई से ना थोड़ा दूर चले जाते थे। के एम जी रनाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मजूमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लालेंद्र जी, वी मिराशी एंड ए एस आल्टेकर। नाम लेके मैं थक गई। ये बहुत सारे नाम हैं आप लोग को। आई डोंट थिंक आपको इतने नाम याद रखने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा डिटेल है। एमजी राणा डे, जस्टिस एमजी राणा डे हैज एक्सप्लेन्ड द बैकग्राउंड ऑफ द rise of Maratha Empire in great detail in his book The Rise of Maratha Power. Justice M.G. Ranade was also a historian. He was also a freedom fighter. As the word says, justice वो कोर्ट में भी थे इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में। According to him, it was not like a sudden erupted forest, but the ground for it in Maharashtra on social, cultural and religious levels was getting ready over a prolonged period. इनकी किताब द राइज ऑफ मराठा पावर, मराठा ताकत की जो शुरुआत थी उन पे उन्होंने, राइज पे उन्होंने किताब लिखी। और उसमें इन्होंने ये कहा कि मराठा साम्राज्य एकदम से ऐसे वोल्केनो की तरह या जंगल की आग की तरह इरप्ट नहीं हुआ था, बल्कि
उसका जो ग्राउंड था, उनके जो बेसिस थे ना, वो ओवर द टाइम प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, एक लंबे समय से तैयार हो रहे थे। जैसे कह सकते हो कि एकदम से बड़ी आग की तरह नहीं निकले थे, बल्कि छोटी छोटी चिंगारियां हमेशा से इंडिया में दिख रही थी, मराठा दक्कन में, डेक्कन रीजन में दिख रही थी कि एक कोई पावर आएगी जो एक साम्राज्य खड़ा करेगी। राजवाड़े, V.K. Rajwade is a well known for his writings in Marathi on varied subjects like history. अच्छा, उस वक्त ना लोग ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली सिर्फ हिस्ट्री पे लिखते थे या हिस्टोरियंस ही होते थे, वो हिस्टोरियन, राइटर, जर्नलिस्ट, फ्रीडम फाइटर, बहुत कुछ एक साथ होते थे। तो हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, इथमोलॉजी, ग्रामर एक्सेट्रा, ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट अवर ओन हिस्ट्री, हमें अपना इतिहास लिखना चाहिए, इस बात पे इन्होंने इंसिस्ट किया। ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड कितने वॉल्यूम्स, 22 वॉल्यूम्स में मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, ये मराठांच्या इतिहासाची साधने, मराठा इतिहास को कंपाइल करने के लिए उन्होंने मराठा हिस्ट्री को कंपाइल किया उन्होंने 22 वॉल्यूम्स के इस बुक में, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने। ही रोट वेरी स्कॉलरली प्रीफेस, प्रीफेस मतलब किताब के शुरुआत पे ना, प्री मतलब कैसे पहले, प्री फेस, तो किताब की शुरुआत के प्रीफेसेस इन्होंने लिखे, बहुत ही स्कॉलरली, बहुत ही समझदारी से, बहुत ही ज्ञानी दिखते हैं। उनका प्रीफेस ही दिखाता है कि उनका कितना नॉलेज था। और हर 22, सारे 22 किताबों में, सारे 22वें वॉल्यूम्स में ही स्टेटेड हिस्ट्री इज द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज, एक ऑल इंक्लूसिव, सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए जब हम हिस्ट्री लिखते हैं, तो हमारे पास्ट की सोसाइटी में क्या क्या हुआ उसका में सब कुछ इंक्लूड होना है, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। इट डज नॉट इंक्लूड ओनली द स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेजेस, मैंने ये आपको चैप्टर 1 के टाइम पे भी समझाया था, सिर्फ राजा महाराजा लीडर्स इनकी बात नहीं करनी, सब कुछ कवर करना है कि he insisted that history should be written only using the authentic, अगेन ये भी बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ऑथेंटिक सोर्सेस यूज करने हैं, इस बात पे इन्होंने भी इंसिस्ट किया। द नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी हेल्प्ड इन द ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लोगों को जितना जितना पता चलने लगा अपने इतिहास के बारे में, अपने महान राजाओं के बारे में, अपने शौर्य वीरों के बारे में, उनको उतना रियलाइज हुआ कि अरे हमारे पूर्वज जब इतने स्ट्रांग थे, इतने माइटी थे, इतने ये थे, तो हम क्यों नहीं। तो उन्होंने एक आग सी जला दी लोगों के अंदर कि हाँ, तुम भी लड़ सकते हो देश के लिए। इन दिस एस्पेक्ट, इस मामले में एक किताब सबसे फेमस है, वो है इन द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। मैंने आपको बताया ना 1857 में अरे यार, हाँ, मैंने आपको बताया ना 1857 तक, मैंने पिछले वीडियो में आई थिंक ये बात बताई थी कि मुगल एम्पायर जो था 1857 में आके खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, जो कि ब्रिटिश सिपाही थे ना, ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सिपाही थे ना, उन्होंने बगावत कर दी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो उस वक्त जो मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको, और ये पूरा जो बगावत थी उसको कहते हैं ना कि दबा देने के बाद जो लास्ट मुगल एम्परर थे, उनको अरेस्ट कर दिया गया था और बर्मा भेज दिया था आई थिंक। तो इस सिपाही म्यूटिनी को, जिसको द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, दामोदर सावरकर जी ने, वी डी सावरकर ने कहना था कि वो इंडिया की पहली लड़ाई थी अपनी आजादी के लिए। उन्होंने सिपाही म्यूटिनी को इंडिया की आजादी की पहली लड़ाई का टाइटल दिया इस किताब में। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ये प्लीज याद रखिएगा, ये हिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। The nationalist historiography provided a momentum to writing of regional histories too. As a result, the attention of historians was drawn to the geographical conditions and history of South Indian regions. अब इसका एक क्या मतलब हुआ, आपने देखा कि एमजी रनाडे ने जो लिखा, जस्टिस रनाडे ने जिस पे लिखा, वो था मराठा एम्पायर। तो ये क्या कहाँ पे था, ये पूरा इंडिया थोड़ी ना कवर्ड है। मराठा एम्पायर में कौन सा रीजन आता है, अपना महाराष्ट्र आज का, और डेक्कन रीजन कहते हैं हम लोग जिसको, तो एक छोटा सा रीजन है, पूरा नेशन थोड़ी ना है कि।
मराठा एम्पायर एक रीजन में डायनेस्टी थी, तो बेसिकली एक रीजनल हिस्ट्री लिखना था। देखिए, हिस्ट्री लिखने के भी ना कई सारे लेवल्स होते हैं। या तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री लिखते हो, या नेशन की हिस्ट्री लिखते हो, या आप किसी रीजन की पर्टिकुलर हिस्ट्री लिखते हो, या आप लोकल अपने शहर की लोकल हिस्ट्री लिखते हो के रि- कई बार हिस्ट्री सोशल होती है, सोसाइटी के बारे में फोकस्ड होती है, कभी पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है, तो कभी कभी वो रिलीजियस हिस्ट्री होती है कि आप पूरे किसी एक धर्म के पूरे इतिहास को ट्रेस करते हो। तो यहाँ पे क्या कहना है कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की वजह से क्या हुआ कि जो हर रीजन से लोग, राजस्थान, ऐसा नहीं सिर्फ मराठा, राजस्थान में भी, इवन नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स में भी लोगों ने अपनी रीजनल हिस्ट्री लिखनी शुरू की। अपने रीजन के जो राजा महाराजा रहे, उनकी जो एंसेस्टर्स रहे, उनकी हिस्ट्री लिखनी शुरू कर दी। इसकी वजह से हिस्टोरियंस का अटेंशन किस तरफ बढ़ा? ज्योग्राफिकल कंडीशंस की तरफ। आप देखिए, मराठास के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, तो कई बार ये इंसिस्ट किया जाता है कि मराठास गोरिल्ला वारफेयर में इंगेज करते थे, क्योंकि उनकी ज्योग्राफी ऐसी थी कि पहाड़ों से और सराउंडेड थे, वैलीज में बसे हुए थे, खाई और वैलीज में रहा करते थे। तो उनकी हाइट खुद भी बहुत जैसे हुआ करती थी, उनका पोस्चर हुआ करता था, उन सब की वजह से वो गुरिल्ला वारफेयर में अच्छे थे। तो वो क्या कहना है कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की वजह से हमारे ध्यान में आने लगा कि क्योंकि डेक्कन की जियोग्राफी ऐसी है, तो वहां पे मराठा वॉरियर्स इसीलिए ऐसा लड़ते थे, उनका स्टाइल फाइटिंग का ऐसा था क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशंस वैसी थी। वैसे ही हर तरफ है कि दिल्ली में देखो, पानीपत में तो देखो 3-3 लड़ाइयां हुई, ज्योग्राफी की वजह से हुई, क्योंकि पानीपत था, रीजन था ना, उसको इंडिया का गेट कहते थे कि इंडिया में किसी को राज करना है तो पहले पानीपत में लड़ो। इट वॉज लाइक कुरुक्षेत्र ऑफ मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन रीजन, साउथ इंडियन रीजन में आप देखिए, चोलास के बारे में आई डोंट नो आप में से कितनों ने पढ़ा होगा, बट मैंने जितना लास्ट 7 इयर्स में पढ़ा है, आई एम सो इम्प्रेस। चोलास, चेरास, पांड्या, उसके बाद सातवाहना हुआ करते थे, एंड देन देयर वर विजयनगर एम्पायर। ओह माय गॉड, ये सब आप साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में तो आपको मैं किसी अलग सीरीज में शुरू करूंगी। प्लीज आप रहिएगा सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट इन सब पे लाना चाहती हूँ आगे। सो ये तो देखिए हो गया ब्रिटिश पीरियड में, जैसे मैंने आपको कहा। अच्छा, ये छोटा सा यहाँ पे एक कॉर्नर था ना, वी के राजवाड़े फाउंडेड भारत इतिहास संशोधक मंडल। भारत के इतिहास का संशोधक यानी ढूंढना, एक ये मंडल, एक एसोसिएशन या ग्रुप, किस लिए? इंडिया की हिस्ट्री को ढूंढने और स्टडी करने के लिए, पुणे में 7 जुलाई 1910 में, ताकि वो हिस्टोरिकल रिसर्च को फैसिलिटेट करें, ऐतिहासिक रिसर्च को, ऐतिहासिक शोध को एंकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। इनका एक कोट भी यहाँ पे दिया गया है, इनकी कोटेशन है ये कि ह्यूमन हिस्ट्री इज डिफाइंड बाय टाइम एंड स्पेस। वक्त कब हुआ और स्पेस कहाँ हुआ, कब हुआ कहाँ हुआ। इंसान का इतिहास सिर्फ इससे डिफाइन होता है कि कौन सी चीज कब हुई और कहाँ हुई। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे वार चालू हो जाती है, जैसे यूक्रेन और रशिया के टाइम पे हुआ कि बहुत सारे इंडियंस वहां पे थे, तो कहाँ हुआ और कब हुआ इससे बहुत मैटर मैटर करता है ना। अगर आप जंग लड़ने से पहले कभी यूक्रेन में रहे हो, तो आप कहेंगे कि अरे बच गए, सही टाइम से वापस आ गए, या सही टाइम पे इंडिया वापस आ गए, यूक्रेन में नहीं है। तो वो टाइम और स्पेस का फैक्टर है कि ह्यूमन हिस्ट्री टाइम और स्पेस से डिफाइन होती है कि आप कब, कहाँ, किस वक्त, कहाँ पर है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। Describing any event necessitates that the final portrayal should be spread on the complete canvas of the given time and place. अगर हमको इतिहास को अच्छे से समझना है ना, तो उसकी सबसे बड़ी नेसेसिटी है किसी भी इवेंट को समझने की कि आप उसका टाइम, उसका बैकग्राउंड, उसका वक्त और उसकी जगह ये समझ लें। Only if a balanced combination of the three factors, time, space and personalities, अब तक तो टाइम स्पेस की बात कर रहे थे, फिर इनको याद आया कि पर्सनैलिटीज भी मैटर करती हैं, जो लोग प्रेजेंट थे, देन ओनली एन इवेंट डस क्वालिफाई टू बी कॉल्ड सो। हमें यह भी जानना जरूरी है कि कौन लोग इन्वॉल्व थे किसी इवेंट में। तो कौन?
कहाँ और किसने, व्हेन, वेयर एंड हु, ये बहुत मैटर करता है किसी भी इवेंट को समझने के लिए, और अगर आप प्रॉपर किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो। So students, again I'll remind you that we are very close to 100 subscribers। और मैं आपको बता दूं कि मैं आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाली हूँ। ये क्विज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। पूरा हिस्ट्री का सिलेबस हम 10th स्टैंडर्ड का कवर करेंगे, फिर 11th में भी शुरू, 11th का सिलेबस भी शुरू होगा, 12th का भी होगा, साथ साथ 10th स्टैंडर्ड का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भी मैं शुरू करूंगी। तो आप लोग मुझे तब तक कमेंट्स में सजेशन दीजिए कि क्या मैं अगला जो वीडियो बना वो, खैर अगला वीडियो तो ऑफकोर्स थर्ड पार्ट होगा, बट उसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊं वो मैं हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर पे बनाऊं, या आप चाहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ऑल्सो आप लोग आई थिंक इंस्टाग्राम यूज करते होंगे बहुत से, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे डीएम कर सकते हैं बहुत नोट्स के लिए, आपके कोई डाउट्स हों मुझसे आप पूछ सकते हैं। हाँ, आपको अपने डाउट्स और अपने नोट्स के लिए आप मुझे इस पे मेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं, कि मुझे ईमेल लिख सकते हैं कि, और कमेंट सेक्शंस भी हमेशा आप लोगों के लिए ओपन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं फिर से बताऊंगी आपको, वी आर वेरी क्लोज टू 100 सब्सक्राइबर्स, एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ मेरे 100 सब्सक्राइबर को एक कॉल शाउट आउट मिलेगा उस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। टेक केयर अंटिल देन, बाय बाय।